हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अशरफ अंसारी साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक़ है जयपुर इंडिया से है। ये बताते हैं कि इनके फादर बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और इनकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको मुख्तलिफ़ हस्पतालों में, मुख्तलिफ़ शहरों में भेजा जाता है और ये वहाँ पे जाके गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया करते हैं। तो वैसे ही 1999 में यानी 1999 में इनके फादर का जब तबादला जयपुर के एक गवर्नमेंट अस्पताल में हुआ, उस वक्त इनके फादर मैरिड नहीं थे और अकेले हुआ करते थे। नॉर्मली जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तबादला होता है या ट्रांसफ़र होता है तो अक्सर औकात गवर्नमेंट उनको रिहाइश फराम करती है और कभी कभी आपको जो रिहाइश है वो खुद ही अरेंज करनी पड़ती है। अब जब इनके फादर का जो ट्रांसफ़र था वो जयपुर में हुआ था तो उस वक्त इनके पास रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद नहीं था और इन्होंने वहीं अस्पताल में जहाँ पे इनका तबादला हुआ था वहीं की मैनेजमेंट से या वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो, जब तक मुझे रिहाइश नहीं मिल जाती तो मैं कुछ अरसा अस्पताल के ही एक रूम में गुजार लूँगा। ये जो मैनेजमेंट थी ये भी गवर्नमेंट की थी। इन लोगों ने इनके फादर को अलाउ कर दिया और उनको कहा कि ऊपर एक कमरा मौजूद है और जब तक आपकी रिहाइश का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो जाता आपको हम अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। अब क्योंकि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर आपको पता है कि इंतज़ामात के क्या सिलसिला होता है, कितने बुरे हालात होते हैं और हाइजीन भी ना होने के बराबर हुआ करती है। वैसे ही था, ये भी एक पुरानी सी इमारत पे बना हुआ अस्पताल था। इसके सराउंडेड चारों तरफ पार्क मौजूद था या ग्राउंड मौजूद थे। इसके साथ साथ अस्पताल के अंदर भी और उसके बाहर भी बेतहाशा गंदगी मौजूद थी और अस्पताल की दीवार के साथ ही एक बहुत बड़ा सा कुआं बना हुआ था। बताया जाता था कि गए वक्तों में यानी प्री पार्टीशन इसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इसका इस्तेमाल कम होता चला गया और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। इन लोगों को इस्तेमाल ना करने की जो वजूहत बताई जाती थी वो हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी और बहुत सारी स्टोरीज़ थी, बहुत सारी मिस थी जो इस कुएँ के बारे में या इस जगह के बारे में मशहूर थी। खैर, इनके फादर का जब वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और इनको रूम मिल गया तो इनकी आदत थी कि सुबह 9 बजे उठते और उठते ही नाश्ता वगैरह करने के बाद अस्पताल में आ जाते। पूरा का पूरा दिन अस्पताल में गुजरता और जब इनके सोने का टाइम होता तो ये ऊपर जाके कमरे में सो जाते थे। इनके फादर की आदत थी कि रात को जब भी खाना वगैरह खाते थे तो खाना खाने के बाद छत पे टहला करते थे और वहाँ पे टहलते टहलते सिगरेट पिया करते थे। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। अस्पताल की जो छत थी, इनके फादर उस पर टहल रहे थे और मुसलसल स्मोकिंग कर रहे थे कि इनकी नज़र बाहर जो दीवार थी उस तरफ पड़ी। इन्होंने देखा कि दीवार के बराबर में जो एक बड़ा सा कुआं मौजूद है, उस कुएं के ऊपर बाकायदा एक पूरी फैमिली यानी कि एक आदमी, एक औरत और उनके 2 बच्चे बैठे हुए हैं और शायद आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। पहले तो इनको बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो जो बच्चे थे बज़ाहिर देखने से 5 या 6 साल के लग रहे थे और आमतौर पे किसी बाशऊर आदमी से, किसी पढ़े लिखे आदमी से या किसी समझदार आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ख़ुद भी या अपने बच्चों को भी कुएं की दीवार पे बिठाएगा। अगर आपसे ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आपकी जान जा सकती है। खैर, ये काफ़ी देर तक उनको देखते रहे और देखने के बाद उनको गुस्सा आ रहा था। ये सोच रहे थे कि नीचे जाएं, नीचे जाके गार्ड को बोले कि वहाँ जाओ, जाके इन लोगों को मना करो, अल्लाह ना करे बच्चे नीचे ना गिर जाएं। अब जैसे ही इन्होंने ये सोचा और ये नीचे की तरफ बढ़ने लगे
तो इन्होंने दोबारा से कुएं की तरफ देखा और ये देख के बड़ा हैरान हो गए कि वो चारों के चारों लोग यानी मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे अब बाकायदा कुएं की दीवार पे खड़े हो चुके थे और कुएं के अंदर झांक रहे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुएं में कूदने वाले हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये मंजर देखा तो इन्होंने गार्ड को वहीं से आवाज़ देना शुरू की। इसी दौरानिए में जब वो गार्ड को आवाज़ दे रहे थे, एक एक करके उन दोनों बच्चों ने कुएं के अंदर जम लगा दी और उसके बाद उनके वालिदैन ने यानी कि उस औरत ने और उस आदमी ने भी कुएं के अंदर जम लगा दी। अब इनके फादर को यकीन हो चला था यकीनन ये खुदकुशी का मामला है और ये चारों यहाँ पे इसीलिए आए थे कि यहाँ पे आके ये लोग खुदकुशी कर सकें। खैर ये जल्दी जल्दी नीचे भागे, गार्ड को भी इन्फॉर्म किया, गार्ड भी इनके साथ कुएं के पास गया और जब ये लोग कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ जाके इन्होंने देखना शुरू किया तो वहाँ पे ना कोई बच्चा मौजूद था, ना कोई औरत मौजूद थी, ना कोई मर्द मौजूद था। गर्ज के 2-4 मिनट पहले जो 4 लोगों ने खुदकुशी की थी या कुएं के अंदर कूदे थे, उन चारों में से किसी एक का भी नामो निशान वहाँ पे मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तक मेरे फादर वो गार्ड वहाँ पे खड़े रहे और कुछ देर बाद ये लोग वापस आ गए। खैर अगले दिन मेरे फादर ने जब मैनेजमेंट से ये सारा का सारा वाक़या डिस्कस किया, उनको ये सारी बात बताई, तो उन मैनेजमेंट के लोगों में एक अफसर मौजूद था और वो कहने लगा अगर आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएँ या आपको कभी भी रात में लगे कि कोई कुएं में मौजूद है या कुएं के करीब खड़ा हुआ है तो आपको उसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि इस जगह पे इस तरह के वाक़यात और मामलात होते रहते हैं। जो कुछ आपने देखा था या जो फैमिली आपने देखी थी वो सारे के सारे इंसान नहीं थे। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और तकरीबन 1 साल के बाद मेरे फादर उसी अस्पताल में नाइट की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि इनके एक दोस्त इनसे मिलने के लिए आए। और जब मेरे फादर के दोस्त उनसे मिलने के लिए आए तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मेरे फादर अस्पताल में बिजी थे। मेरे फादर ने अपने दोस्त को कहा कि 10 से 15 मिनट वेट करो, मैं फ्री होके तुम्हारे पास आता हूँ। इसी दौरानिए में जो मेरे फादर के फ्रेंड थे जो मेरे फादर से मिलने आए थे, उन्होंने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीते पीते वो आगे की तरफ निकल गए। आगे चलते चलते उनको कुआं नज़र आया और जब उनको कुआं नज़र आया तो उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पे या कुएं की दीवार पे एक आदमी बैठा हुआ है और उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है। उसके जो पाँव हैं या उसका जो मुंह है वो कुएं की अंदर की तरफ है और उसकी जो बैक साइड है वो इनको नज़र आ रही है। अब जैसे ही उन्होंने इस आदमी को इस तरह बैठे हुए देखा तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ये उसकी तरफ बढ़ने लगे और ये सोच रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि ये आदमी कुएं के अंदर पाँव करके बैठा हुआ है। अगर इसने ज़रा सी भी गलती कर दी या इससे ज़रा सी भी ख़ता हो गई तो ये नीचे गिर जाएगा। इसी इरादे से जब वो उसकी तरफ बढ़े या उसके करीब पहुँचे तो उधर जाके उन्होंने उसको बोला कि भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपने ज़रा सी भी गलती की तो इससे आपकी जान जा सकती है। ये सुनने के बाद वो जो आदमी बैठा हुआ था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना कोई जवाब दिया और मुसलसल कुएं के अंदर की तरफ झांकता रहा। इसी दौरानिए में ये मज़ीद आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके इसका हाथ पकड़ के इसको बाहर निकालता हूँ और उसको डांटता हूँ। इसी इरादे से जैसे ही आगे बढ़े तो एकदम से वो जो आदमी था उसने कुएं के अंदर जंप लगा दी और जैसे ही उसने कुएं के अंदर जंप लगाई ये फ़ौरन से भागते हुए अंदर की तरफ आए और वहाँ जाके जो भी मैनेजमेंट थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे एक आदमी ने कुएं के अंदर कूद के खुदकुशी कर ली है। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो जो मैनेजमेंट थी या एडमिन थी उनको पता था ये रोज़ का मामूल है, लिहाजा उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो कहने लगे कि भाई साहब आप इसको रहने दें, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते रहते हैं। खैर मेरे फादर बताते हैं कि जब उन लोगों ने प्रॉपर्ली इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि 1970s में या 71 के दौर में एक मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे यहाँ पे आए थे और वो शायद अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहते थे। इलाज करवाने के हवाले से जब उन्होंने अस्पताल की इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उन लोगों ने कोई गफलत बरती जिसकी वजह से उनके एक बच्चे का इंतकाल हो गया। और जब उनके बच्चे का इंतकाल हो गया तो उन लोगों ने अस्पताल की जो इंतज़ामिया थी उस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में वो जो इंतज़ामिया थी या वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने इनको मार मार के ना सिर्फ ज़ख्मी कर दिया
बल्कि इसके साथ साथ इन चारों को कुएं के अंदर फेंक दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से ये पूरी फैमिली अक्सर कुएं के करीबो जवार में या कुएं पे बैठी हुई नजर आती है, और जैसे ही कोई इनके करीब जाने की कोशिश करता है या इनसे बात करने की कोशिश करता है, अगले ही लम्हे ये पूरी की पूरी फैमिली या ये लोग कुएं के अंदर जंप लगा देते हैं। मेरे फादर ने तकरीबन वहाँ पे 7 से 8 साल तक जॉब की। इस दौरानिए में मुतादिद बार उन्होंने इस फैमिली को वहाँ पे देखा, और कहा जाता है कि अब भी जयपुर के उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर लोगों ने रात के 12 बजे के बाद उस फैमिली को कुएं के सराउंडेड एरिया में विटनेस किया है। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी मिस एनी ने भेजी है, और इससे पहले भी मुतादिद स्टोरीज ही भेज चुकी हैं। मिस एनी बताती हैं कि इनके फादर एक सरकारी इदारे में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से इनको गुलशन हदीद में एक घर मिला हुआ था। अब जो लोग गुलशन हदीद में रहा करते हैं उनको पता है कि गुलशन हदीद बेसिकली जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पे ग्रीनरी पे मुश्तमिल है, और इसके अंदर बेतहाशा दरख्त मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जंगलात नुमा एरिया है, और आम तौर पे यहाँ पे 8 बजे 9 बजे तक बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाया करता है। ये बताती हैं कि इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्से वाले थे, और अगर उनके किसी काम को मना कर दिया जाए तो वो फ़ौरन से हाइपर हो जाते थे, गुस्सा करने लगते थे। अक्सर ऐसा होता कि मेरे फादर मेरे भाई को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कोई भी काम बोलते, तो जो मेरा भाई था वो इनको मना कर देता और कहता कि अब्बू मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर डर लगता है। और अक्सर जब मैं रात में बाहर निकलता हूँ तो मैंने देखा है कि पेड़ों के पीछे की तरफ एक औरत खड़ी हुई होती है, और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही होती है। अब जब भी मेरा भाई इस तरह की बात करता, मेरे फादर मज़ीद गुस्सा करते और उसको 1-2 थप्पड़ रसीद करके कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं। मैं भी अक्सर रात में बाहर जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ को, इस तरह की मखलूक को नहीं देखा। खैर, इसी तरह की एक रात थी, और रात के तकरीबन 7 या 8 बजे का टाइम था। सर्दियों के दिन चल रहे थे, मगरिब की नमाज हो चुकी थी। इत्तफाक से जो मेरे फादर की बहन थी, यानी जो हमारी फुप्पो थी, वो हमारे घर आ गईं। जब भी वो हमारे घर आती थी तो हमारी कोशिश होती थी कि हम जितनी अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं वो करें। खैर, मेरे फादर ने मेरे भाई को कहा कि बाहर चले जाओ, कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं वो लेके आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी फुप्पो आई हुई हैं। अब जैसे ही मेरे फादर ने मेरे भाई को कहा, अगले ही लम्हे मेरा भाई कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। उस वक्त तो मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा, और वो खुद उठे और कहने लगे कि मैं खुद ही चला जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ। बहरहाल मेरे फादर बाहर निकले और बाहर निकल के दुकान की तरफ चलने लगे। जब मेरे फादर दुकान की तरफ जा रहे थे तब तो सब कुछ नॉर्मल था, और ये जो रास्ता था ये 15 से 20 मिनट का रास्ता था। खैर, जैसे ही ये दुकान पे पहुँचे, दुकान पे पहुँचने के बाद इन्होंने जो भी सामान वगैरह था वो सामान लिया, और सामान लेने के बाद जब ये वापस मुड़े तो ये जो बीच का रास्ता था, ये जितना भी एरिया था, यहाँ पे दोनों तरफ दरख्त मौजूद थे, और ये जो दरख्त थे ये बहुत लंबे लंबे दरख्त थे, और इनको वैसे ही देख के इंसान पे खौफ तारी हो जाता था। ये बताती हैं जैसे ही मेरे फादर बरगद के दरख्त के करीब पहुँचे तो ऐसा लगने लगा कि कोई इनका नाम लेके इनको पुकार रहा है। पहले ये समझे कि शायद कोई जानने वाला है जो इनको पीछे से आवाज़ दे रहा है, और जब इन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इनको लगा शायद मेरा वहम हो या मेरे कान बज रहे हों, लिहाजा इन्होंने दोबारा से जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि कोई मुसलसल इनको फॉलो कर रहा है, और ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके किसी औरत की आवाज़ में इनका नाम पुकार रहा है। जैसे ही इनको कंफर्मेशन हुई कि बाकायदा कोई इनका नाम लेके इनको बुला रहा है तो इन्होंने पलट के देखा। अब जब मेरे फादर ने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि एक औरत लाल कलर के लिबास में तैयार हुई भी इनके सामने खड़ी हुई है, और बज़ाहिर देखने से वो किसी मुहज़्ज़ब फैमिली की या किसी आला फैमिली की औरत लग रही है। पहले तो मेरे फादर समझे हो सकता है इसी इलाके की, या हो सकता है इनके ऑफिस की कोई कोलीग हो। काफ़ी देर तक ये अपने जहन पे जोर देते रहे
लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन औरत है या कौन लड़की है जो इनके सामने खड़ी हुई है। खैर ये उसकी तरफ बढ़े और उसकी तरफ बढ़ते ही मेरे फादर ने उससे पूछा कि मैं आपको पहचाना नहीं, आखिर आप हैं कौन। जैसे ही मेरे फादर ने उस औरत से सवाल किया तो जो भी औरत थी वो कहने लगी कि मैं आगे ही रहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मुझे डर लग रहा है। ये सुन के जो मेरे फादर थे पहले तो वो यही समझे कि हो सकता है बाकी में यहीं कहीं रहती हो, क्योंकि देखने से भी किसी अच्छी फैमिली की लड़की लग रही है। उन्होंने कहा ठीक है चले मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं वैसे जल्दी में था, मेरी बहन आई हुई है और मुझे घर पहुँचना था। वो औरत कहने लगी बस 2 मिनट लगेंगे, यहाँ इसी सीधी स्ट्रीट पे जाके मेरा घर आ जाता है। खैर मेरे फादर उसके साथ चलने लगे और चलते चलते मेरे फादर ने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कब से रह रही हैं, और मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। इस सवाल के जवाब में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस इशारा करती रही कि जैसे आगे चलते रहें, बस मेरा घर आने ही वाला है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मेरे फादर उसके साथ चलते रहे और बिलाखिर एक घर आया और जिस घर के आगे उसने रोका उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। खैर वो मेरे फादर से कहने लगी यही वाला घर मेरा घर है और मैं यहीं पे रहा करती हूँ। ये सुनने के बाद मेरे फादर ने सोचा हो सकता है कि ताला इसने खुद लगाया हो। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है बस अब आपका घर आ चुका है, मुझे भी जल्दी है, मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद जो मेरे फादर थे वो वापस मुड़े और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। 30-40 सेकंड तक मुसलसल चलने के बाद मेरे फादर ने एकदम से पलट के देखा, और जैसे ही मेरे फादर ने पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि उस घर के सामने कोई औरत मौजूद नहीं है और वैसे ही उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। अब मेरे फादर हैरान होने लगे कि अभी कुछ देर पहले मैंने उस औरत को यहाँ पे छोड़ा था और वो यहाँ से ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, और अगर वो आगे जाएगी भी तो कम से कम मुझे नजर आएगी कि वो आगे चल रही है, और उस घर पे अभी भी ताला लगा हुआ था। मेरे फादर बड़े हैरान थे कि आखिर ये औरत कहाँ चली गई। खैर ये उस वक्त जल्दी में थे, जैसे तैसे ये घर पहुंचे और घर में आके जो भी सामान वगैरह था वो दिया और फिर अपने घर के कामों में बिजी हो गए। अगले दिन मेरे फादर जो थे उसी स्ट्रीट से या उसी गली से गुजर रहे थे और इनके साथ इनके दोस्त मौजूद थे। चलते चलते मेरे फादर के सामने एकदम से वही घर आ गया जिस घर के आगे वो औरत रुकी थी या जहाँ पे ताला लगा हुआ था। मेरे फादर अपने दोस्त से कहने लगे कि कल रात में एक औरत मिली थी, एक लड़की मिली थी और उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ पे रहा करती है। ये सुनने के बाद जो इनका कोलीग था या इनका दोस्त था वो मेरे फादर से पूछने लगा कि उस लड़की का या उस औरत का जो हुलिया था वो कैसा था। मेरे फादर ने जब उसको हुलिया बताया तो वो कहने लगा कि भाई इस घर में पिछले 8 या 9 साल से कोई भी नहीं रहा करता। हाँ, अब से 8 या 9 साल पहले एक औरत रहती थी और उसका हुलिया वैसे ही था जैसा तुम बता रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो एकदम शॉक में थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है और ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो आपकी जो मेंटल स्टेट होगी वो क्या होगी। ये स्टोरी हमें इंडिया से सुमैर साहब ने भेजी है और ये पहली दफ़ा हमें स्टोरी लिख के भेज रहे हैं। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक इंडिया में एक जगह है उत्तराखंड, वहाँ के किसी विलेज से है और ये इनके फादर और उनके फादर यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी नस्लें हैं ये शुरू से ही उस गांव के अंदर रहती चली आई हैं। ये बताते हैं कि 1991-92 की बात है जब मैंने अपने गांव से 5वीं क्लास का इम्तिहान पास किया। तो उस दौर में हमारे विलेज में या करीबी शहरों में इतनी ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, बेसिक फैसिलिटीज़ भी ना होने के बराबर थी।
और हमारा जो गांव था ये तकरीबन कच्चे पक्के रोडों पे मुश्तमिल था। इस गांव से जब आप बाहर निकलें तो चारों तरफ कुछ खेत मौजूद थे। उससे मज़ीद आगे जाके एक छोटा सा जंगल था और तकरीबन 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद एक दूसरा छोटा सा शहर, जिसे आप गांव भी कह सकते हैं, वो शुरू हुआ करता था। उस दौर में आपको पता है कि ना मोबाइल फ़ोन मौजूद थे, ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हुई थी, और इंटरनेट का तो आप नाम ही भूल जाएं। खैर, हमारी फैमिली में एक अच्छी बात ये थी कि मैं भी, मेरे साथ मेरे फादर भी, और मेरे फादर के अलावा जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी अच्छी तालीम हासिल की थी। हमारे घर में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि आपको किसी भी सूरत में तालीम मुकम्मल करनी है। खैर, जब मैंने 5वीं क्लास का इम्तिहान पास किया तो 5वीं क्लास का इम्तिहान क्योंकि मैंने अच्छे नंबरों से पास किया था, तो उसके बाद कोई सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में या करीब के गांव में मौजूद नहीं था। मेरे फादर ने मुझे यही मशवरा दिया कि मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें इस गांव को छोड़ के दूसरे किसी गांव में या किसी दूसरे शहर में जाना होगा और वहां जाके अपनी तालीम को मुकम्मल करना होगा। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र 11 या 12 साल थी, एक कच्ची उम्र थी। और आमतौर पे अगर आप इस उम्र के बच्चे को अपने से जुदा करें या दूर करें तो वो रिटेलिएशन किया करता है, और इसके साथ साथ उसको सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के दूर हो जाने का या उनसे अलग हो जाने का अफसोस हुआ करता है। अब क्योंकि हम लोग गांव के लोग थे, सादा लोग थे, तो गांव के अंदर मेरा एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल बुनियादी तौर पे एक किसान का बेटा था और उन लोगों के पास बमुश्किल खाने पीने के पैसे अरेंज हुआ करते थे। खैर, 5वीं क्लास तक तो जो मेरे फादर थे उन्होंने अब्दुल की तालीम का खर्चा उठाया हुआ था। अब क्योंकि 5वीं क्लास के बाद आपके जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं और आपको दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जाके तालीम हासिल करनी पड़ती है, तो किसी और के खर्चे को अफोर्ड करना गांव में रहते हुए मुमकिन नहीं था। लिहाजा मुझे सबसे ज़्यादा ये गम था कि जब मैं दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे अपने दोस्त अब्दुल से दूर होना पड़ेगा। अब्दुल एक मेहनतकश फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके 3 भाई थे, एक बहन थी और उसके मदर फादर थे। बहुत गैरतमंद लोग थे, बहुत शरीफ लोग थे, बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार लोग थे। खैर, अल्टीमेटली वही हुआ कि जो मेरे फादर चाहते थे, मुझे अपने गांव को छोड़ के दूसरे छोटे शहर में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ा। अब जब मुझे दूसरे शहर में भेजा गया था, ये जो शहर था, इस शहर के अंदर मेरे मामू रहा करते थे, और बजाय इसके कि जब मेरी छुट्टियां होती मैं वापस अपने गांव आता, अपने माँ बाप के पास आता, मेरे माँ बाप उल्टा मुझसे मिलने के लिए हमारे मामू के घर में आ जाया करते थे। इसी तरह मैंने 6ठी का इम्तिहान दिया, फिर 7वीं, 8वीं और फिर 10th ग्रेड जो होता है, यानी मैट्रिक जिसे कहा जाता है, उसके एग्ज़ाम्स दिए। अब मैं अपने पेरेंट्स को बोल चुका था कि जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दूंगा तो उसके बाद मैं अपने गांव आऊँगा, वहाँ पे आके 6 महीने 8 महीने स्पेंड करूँगा और फिर दोबारा से तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे शहर, किसी अच्छे कॉलेज में या फिर बैरून मुल्क के लिए अप्लाई करूँगा। जो कि नॉर्मली हुआ करता है कि सब लोग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी तालीम के लिए हिजरत
किया करते हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं रात के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे अपने गांव जाने के लिए अपने शहर से, यानी मैं जहाँ पे रहा करता था, रवाना हुआ। ये जो सफ़र था ये तकरीबन 6 से 7 घंटे के ऊपर मुश्तमिल था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे यकीन था कि रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक मैं स्टेशन पे उतरूँगा और वहाँ से कोई घोड़ा गाड़ी, कोई तांगा लेने के बाद सीधा अपने गांव आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा। ट्रेन ने मुझे टाइम पे स्टेशन पे उतार दिया और जब मैं ट्रेन से स्टेशन पे उतरा तो रात के तकरीबन 3 या साढ़े 3 बजे का टाइम था और अभी उजाला होने में या फजर होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाकी थे। खैर, जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो इत्तेफाक से वहाँ पे ना कोई घोड़ा गाड़ी मौजूद थी और ना ही कोई ऑटो टाइप या इस तरह की चीज़ मौजूद थी कि जिसके ज़रिए मैं अपने गांव की तरफ रवाना हो सकूं। मैं बहुत ज़्यादा बेताब था, बहुत बेचैन था। मैं चाहता था कि मैं उड़ के जैसे तैसे जितना जल्दी हो सकता है अपने गांव, अपने घर पहुंच सकूं। खैर, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं वेट करता रहा। एक एक करके जितने भी मुसाफिर थे वो स्टेशन से आगे पीछे होते चले गए और ना मुझे कोई सवारी मिलनी थी और ना ही कोई सवारी मुझे मिली। अब मैंने सोचा कि जो मेरे घर का रास्ता है ये मुश्किल से 1.5 से 1.25 घंटे का रास्ता है। अगर मैं यहाँ से पैदल अपने घर की तरफ निकलता हूँ तो मैं फजर की अजान तक घर पहुँच जाऊँगा और अपने घर वालों को सरप्राइज़ दूंगा। पुराना दौर था, ना मोबाइल्स थे, ना इंटरनेट था, ना इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी। मैं अल्लाह का नाम लेके स्टेशन से अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा ख्याल था कि रास्ते में हो सकता है कोई मिल जाए, कोई लिफ्ट दे दे जो मुझे आगे तक छोड़ सके। अभी मैं कुछ देर ही चला था कि इत्तेफाक से एक गाड़ी आती दिखाई दी और वो जो गाड़ी थी उसने कहा कि ये जो गाड़ी है ये तकरीबन मेरे आधे रास्ते तक जा रही है, अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ बैठ सकता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे आधा जो रास्ता था वो इस गाड़ी में ही तय कर लेना था और फिर जो बाकी आधा रास्ता था वो पैदल सफ़र करना था। तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे का टाइम था। ये जो गाड़ी वाला था इसने मुझे मेरे गांव से तकरीबन 1 घंटे के फासले पे, यानी कि पैदल के फासले पे दूर उतार दिया था। इसने मुझे जहाँ पे ड्रॉप किया था यहाँ के दोनों अतराफ जंगल मौजूद थे और जब आप जंगल को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद खेत शुरू होते थे और फिर खेतों के बाद हमारा जो गांव था वो वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाता था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आधा रास्ता तय हो चुका है और जंगल से उतर के सीधा खेतों की तरफ या अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुरामा खुरामा अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। मेरे जज्बात बिल्कुल उरूज पे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि एक ऐसी खुशी थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास होने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे करीब जवार से बहुत तेज़ खुशबू है जो आ रही है और शायद ये काफूर की खुशबू थी जो मुझे महसूस हो रही थी। बहरहाल अभी मैं कुछ कदम मज़ीद आगे बढ़ा था कि एकदम से किसी ने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था कि इस आवाज़ को सालों पहले मैंने लगातार सुना है। अभी जबकि मैं इस आवाज़ पे गौर कर ही रहा था
कि दोबारा से मुझे उसी शख्सियत ने, उसी मेरे दोस्त ने, उसी अब्दुल ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। और जैसे ही उसने दोबारा से मेरा नाम लिया तो मैं अब पहचान चुका था कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मोहसिन, मेरे अच्छे और बुरे वक्त का साथी अब्दुल है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। मैं फ़ौरन से पलटा और जैसे ही मैं पलटा तो मेरे सामने अब्दुल, उसके भाई, उसकी बहन, उसके अम्मा अब्बा, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली मेरे सामने खड़ी हुई थी और सब बहुत ही प्यारी हसीन मुस्कुराहट के साथ मुझे खुशामदीद कह रहे थे। मुझे देखते ही अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी उसको देखने के बाद आंसू रवा हो चुके थे। एक अजीब सी खुशी थी जो मेरे चेहरे पे मौजूद थी, क्योंकि मैं अपने दोस्त को, अपने यार को तकरीबन 5 से 6 सालों के बाद दोबारा से देख रहा था। खैर, मैं फ़ौरन से आगे बढ़ा और मैंने फ़ौरन से अपने दोस्त को गले लगा लिया। उसके जिस्म से, उसके कपड़ों से मुसलसल काफूर की खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं उस खुशबू को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मोहसिन मेरे सामने मौजूद है। इन सब के सब घर वालों ने सफ़ेद कलर के लिबास पहने हुए थे, बहुत साफ सुथरे कपड़े थे। हालांकि आमतौर पे इनके जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत गुर्बत में अपना गुज़रो औकात किया करते थे। खैर, जब मैंने इन लोगों को देखा तो मैं चौंक गया और चौंकने के साथ साथ मैं महसूस करने लगा कि इनके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नए लिबास इन लोगों ने पहन रखे हैं। खैर, मैंने उससे बातचीत शुरू की। उसको मैंने कहा कि तेरी बहुत याद आती थी और मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुझे अपने साथ दूसरे शहर में लेके चला जाता। उसके घर वालों से भी मेरी सलाम दुआ हुई। उसके वालिदैन ने मुझे बेतहाशा दुआएं दी और मैं उनसे पूछने लगा कि इस जंगल में, इस वीराने में आप लोग क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त गांव के अंदर मौजूद होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में उसके जो फादर थे उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो मुसलसल मुस्कुराते रहे। खैर, 5 या 10 मिनट तक मैं उनसे बातें करता रहा और बातें करते करते मैंने उनको कहा कि चलें एक साथ गांव में चलते हैं और वहाँ जाके बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे, बातें करेंगे। और अब की बार जब मैं आया हूँ तो कम से कम 8 से 10 माह के लिए मैं आया हूँ। मेरे इस सवाल का दोबारा से इनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और बस कहने लगे कि तुम अगर हो सके तो आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, यहीं पे रुक जाओ, हमारे साथ नाश्ता करो और उसके बाद वापस अपने गांव चले जाना। मेरा ये इसरार था कि हमारा गांव तो वो गांव है जहां पे आप और हम रहा करते थे, तो आप लोगों को चाहिए कि आप सब मेरे साथ मेरे गांव, हमारे गांव वापस चलें। अब जब मैंने तीसरी बार उनसे जाने का इसरार किया तो अब्दुल के जो फादर थे उन्होंने कहा कि बेटा, अब हम लोग उस गांव में नहीं रहा करते, हम लोग यहीं पे रहा करते हैं। तुम्हें जब भी हमसे मिलना हो, हमसे मुलाकात करनी हो तो यहाँ पे आ जाना, हमारी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। उनके कपड़ों, उनके रहन सहन को या उनके अंदाज को देख के लग रहा था कि जैसे इन लोगों ने भी तरक्की कर ली है। खैर, मैंने कुछ देर मज़ीद बातें की और उसके बाद इन लोगों से इजाज़त चाही। मैं खुरामा खुरामा अपने गांव, अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और मुझे अब इस बात की भी खुशी थी कि अब्दुल और उसके घर वाले फाइनेंशियली बेहतर हो चुके हैं और बिला आखिर इनके हालात भी
बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। खैर, जब मैं अपने घर पहुंचा तो इत्तफाक से फजर की अजान शुरू हो चुकी थी और सबसे पहले जब मैं अपने घर पहुंचा, घर वालों से मिलने के बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ी। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो नाश्ता करने के बाद जो मेरे घर वाले थे वो भी और मैं भी दोबारा से आराम के लिए लेट चुके थे। खैर, जब मैं अगले दिन 3 या 4 बजे के टाइम उठा तो खाना वगैरह खाने के बाद, घर वालों से बातचीत करने के बाद मुझे एकदम से अब्दुल का और उसके घर वालों का ख्याल आया। मैंने बातों बातों में अपनी माँ से, अपने बाप से कल रात जो मेरी अब्दुल से मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के बारे में जिक्र शुरू कर दिया। अब जब मैं उनको अब्दुल के बारे में या उसके घर वालों के बारे में बातें बता रहा था तो ये दोनों मुझे अजीब निगाहों से मुसलसल ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। जब इन लोगों ने मेरी मुलाकात का मुकम्मल तौर पे अहवाल सुन लिया तो उसके बाद मैं अपने फादर से कहने लगा कि चलें, आपको भी अब्दुल के पास लेके चलता हूँ और आपकी मुलाकात भी उसके घर वालों से, उसके फादर से करवाता हूँ। अब वो लोग फाइनेंशियली बहुत बेहतर हो चुके हैं और उनको हम में से किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो कहने लगे कि बेटा, ये जो तुम बातें बता रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि जो कुछ तुम बता रहे हो ये तुमने हकीकत में देखा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो? मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी मुलाकात अब्दुल से, उसके घर वालों से, उसकी मदर से, सबसे हुई थी। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो कुछ देर तक खामोश रहे और कुछ देर के बाद जब मैंने उनसे इसरार किया तो वो कहने लगे कि एक ऐसी हकीकत है जो मैं अगर तुम्हें अभी बताऊंगा तो तुम्हारे लिए यकीन करना या मानना नामुमकिन हो जाएगा। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो जो मेरा इश्तियाक था या जो मेरा ज़ौक़ था वो एकदम से बढ़ गया और मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो कहने लगे कि अब से 3 साल पहले जब हमारे शहर में, हमारे गांव में शदीद बारिशें हुई थी तो हमारे गांव के अंदर बहुत सारे घर ऐसे थे जिनकी दीवारें गिर गई थी, बल्कि उनकी छतें भी गिर गई थी। और अब्दुल और उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि पहले उनकी छत गिरी और छत गिरने के बाद उनकी जो दीवार थी वो भी इन लोगों के ऊपर गिर गई थी। अब जैसे ही मेरे फादर ने ये सब कहा तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप लोगों ने उनको जाके बचाया? वो कहने लगे कि जब तक हम उनको बचाने जाते या उनको बचा पाते उससे पहले ही अब्दुल, उसके सारे भाई, उसकी बहन, उसके मदर फादर, इन सब के सब लोगों का इंतकाल हो चुका था। और आज तुम पहले आदमी नहीं हो जो अब्दुल की फैमिली के बारे में या अब्दुल के बारे में इस तरह की बात बता रहा है। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे गांव वालों ने अक्सर जंगल के रास्ते में अब्दुल को और उसकी फैमिली को खड़े हुए अपनी आंखों से देखा है। यह सुनने के बाद मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ हुआ क्या है। इस वाक़ये को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव वाले अक्सर उस रास्ते में उन तमाम लोगों को अपनी आंखों से देखा करते हैं जिन लोगों का उस बारिश की रात में इंतकाल हुआ था।
ये स्टोरी हमें आतिफ साहब ने भेजी है। आतिफ साहब बताते हैं कि 2007 और 8 में जब ये नए नए कराची शहर में आए थे, तो जैसे कि आमतौर पे सब स्ट्रगल किया करते हैं, वैसे ही ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। इनके पास कोई जॉब मौजूद नहीं थी और ये तलाश कर रहे थे कि इनको कोई अच्छी जॉब मिल सके। जब तक इनको जॉब नहीं मिलती तब तक के लिए इनको रिहाइश का इंतज़ाम करना था और इसके लिए इनको किसी ने अपने एक जानने वाले के पास भेज दिया। ये जब उसके पास पहुंचे तो वो गुलिस्तान जौहर के एक बंगले में नौकरी किया करता था और ये जो बंगला था ये मुकम्मल तौर पे खाली था। उसने बताया कि इसके जो मालिकान हैं वो बैरून मुल्क रहा करते हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक अगर तुम चाहो तो रात में यहाँ पे सो सकते हो। अब इनके पास क्योंकि पैसे मौजूद नहीं थे, जॉब की ये तलाश में थे, इनके जो दिन थे वो बहुत मुश्किल दिन थे, तो इन्होंने इस रिहाइश को गनीमत जाना और इन्होंने यही इरादा किया कि ये जो रिहाइश है जो अभी मिल रही है, यहीं पे ही सोने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। दिन के औकात में बाहर जाऊंगा, जॉब तलाश करूंगा और रात को यहाँ पे आके सो जाया करूंगा। अब इनको रहने के लिए जो कमरा या जो रिहाइश दी गई थी, वो कमरा बंगले की बैक साइड पे मौजूद था। रात में 10, 11, 12 बजे तक ये आया करते थे। उसके बाद कुछ देर मोबाइल यूज़ करने के बाद सो जाया करते थे। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से पूरे बंगले में इनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि मोबाइल यूज़ करते करते एकदम से मुझे बच्चों के खेलने की या उनके हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने आगे पीछे का जायज़ा लिया और मैं सोचने लगा कि इस बंगले में यहाँ तो कोई बच्चा मौजूद नहीं है। फिर ये जो बच्चों के हंसने की या खेलने की आवाज़ आ रही है, ये भला कहाँ से आ रही है? खैर कुछ देर तक मैं गौर करता रहा और बिलाखिर जब मुसलसल आवाज़ आती चली गई तो मैंने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कमरे का दरवाज़ा खोला। और जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि सामने जहाँ पे गार्डन मौजूद है, उस गार्डन में जहाँ पे झूला लगा हुआ है, उस झूले से 3 या 4 बच्चे मौजूद हैं। वो खेल रहे हैं और बारी बारी झूला झूल रहे हैं। अब जब मैंने इन बच्चों को देखा तो उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जिनका बंगला है, ये जो मालिकान हैं, वो वापस आ चुके हैं। ये जो बच्चे थे देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इनके जो कलर थे वो गोरे चिट्टे थे और इनकी सेहत से या इनकी ग्रूमिंग से अंदाज़ा हो रहा था कि ये बच्चे किसी अच्छी फैमिली के बच्चे हैं। खैर इनको मैंने देखा, मुझे देखने के बाद वो भी मुस्कुराए और उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। खैर मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और उसके बाद सो गया। इसी तरह पूरी रात गुजर गई और अगले दिन जब मेरी उस चौकीदार से या उस बंदे से मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे जो मालिकान हैं वो वापस आ चुके हैं। मेरे इस सवाल के जवाब में वो कहने लगा कि नहीं भाई, यहाँ पे कोई नहीं आया। वो मुझसे पूछने लगा कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने उसको बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उससे कहा कि वैसे ही पूछ रहा हूँ, जाहिर सी बात है जब मालिकान आएंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि भाई जब तक मालिकान नहीं आते तब तक तुम यहाँ पे रहते रहो और कोशिश करो कि इस दौरानिये में ही तुम्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाए। ये सुनने के बाद मैंने हामी में सर हिलाया और वहाँ से
आगे बढ़ गया। खैर इसी तरह 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे और इत्तेफाक से जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे के आया था तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आपको मंडे से यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब ये सुनने के बाद मैं बहुत खुश था और मुझे लग रहा था कि मेरी जो चीज़ें हैं वो आसान हो चुकी हैं। अब मैं अपनी मर्ज़ी की जगह पे 2 या 1 कमरे का कोई अपार्टमेंट ले लूँगा। खैर जब तक मुझे पहली सैलरी नहीं मिलती मुझे इसी बंगले पे या इसी कमरे में गुजारा करना होगा। इसी इरादे से मैं वापस बंगले पे आ गया और मैं वहीं पे टाइम गुजारने लगा। बहरहाल मंडे वाले दिन जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वो जो लड़का था जो बंगले पे काम किया करता था मैंने उसको बता दिया था कि अब मेरी जॉब लग चुकी है, लेकिन जब तक मुझे पहली पेमेंट नहीं मिलेगी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो कि मैं यहाँ पे मज़ीद रह सकूँ। उसको अंदाज़ा था कि मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, लिहाजा उसने भी यही कहा कि चलो ठीक है, जब तक मालिकान ना आ जाएं या जब तक तुम्हें पहली सैलरी ना मिल जाए तुम यहाँ पे रहते रहो। और ऐसे ही हुआ कि फिर मैंने जॉब पे जाना शुरू कर दिया। रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक मैं वापस आया करता था। ऐसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। जब मैं बंगले के अंदर एंटर हुआ तो सबसे पहले मेरी नज़र बंगले का जो गार्डन था उस गार्डन के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि एक लड़की गार्डन के अंदर वॉक कर रही है। उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए। उसकी जो रंगत है वो बहुत ही गोरी रंगत है। इसके साथ साथ इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। गर्ज के बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद वो मालिकान की फैमिली में से हैं या उनकी कोई जानने वाली रिश्तेदार है। खैर उसको जब मैंने देखा तो मैंने उसको सलाम किया और सलाम करने के बाद सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरे सलाम के जवाब में उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और मुसलसल मुझे अजीब सी निगाहों से देखती रही। खैर जब मैं कमरे के अंदर गया तो अंदर जाके वो जो चौकीदार था जिसने मुझे यहाँ पे रखा हुआ था मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पे हो। वो कहने लगा कि मैं किसी काम से बाहर आया हुआ हूँ। खैर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जो मालिकान है शायद वो आ चुकी हैं और वो गार्डन में वॉक कर रही हैं। ये सुनने के बाद वो हंसने लगा और कहने लगा कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, हमारे जो मालिकान हैं वो अगले महीने वापस आएंगे और उनकी फैमिली में ना कोई लड़की है ना कोई बच्ची है। अब ये सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने खुद देखा था कि एक लड़की गार्डन में वॉक कर रही थी। बहरहाल मैं दोबारा से बाहर निकला और जब मैंने दोबारा से गार्डन की तरफ देखा तो वहाँ पे ना कोई लड़की मौजूद थी और ना ही कोई भी कमरा अनलॉक था। सारे के सारे कमरों में ताला लगा हुआ था और मैं बड़ा हैरान था कि जो लड़की अभी मुझे नज़र आई थी आखिर वो कौन थी। ये सूरत-ए-हाल देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा इस घर के अंदर या इस बंगले के अंदर मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके पैसे आगे पीछे करके मैंने जौहर के अंदर ही एक कमरे का अपार्टमेंट लिया और अगले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे मूव हो गया। ये स्टोरी हमें खुदा बख्श साहब ने भेजी है
ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो इंटीरियर सिंध के एक गांव से है। ये जो कहानी है, ये जो किस्सा है, ये इनके ग्रैंडफादर इनको सुनाया करते थे और वो बताते हैं कि गए वक्तों में इनके गांव में एक शरफू रहा करता था। शरफू जब से पैदा हुआ था, उसके पैदा होने के 4-5 साल के अंदर अंदर पहले उसकी वालदा का और फिर उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। शरफू का इस गांव के अंदर बल्कि इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। जितने भी गांव वाले थे वो शुरू से ही इसको अपना बच्चा समझते, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते और सबकी कोशिश होती थी कि ये तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करने के बाद बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कभी कभी आप जितना ही जोर क्यों ना दें, बच्चे वही करते हैं जो उनको करना होता है। शरफू शुरू से ही पढ़ाई से भागता। जब भी इससे पढ़ाई की बात करते, ये क्लास छोड़ के बाहर निकल जाता। जब भी इसको समझाने की कोशिश की जाती तो ये मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर देता। इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और वो 10 से 12 साल के दरमियान हो चुका था, तो गांव के जो बुजुर्ग थे वो चाहते थे कि ये लड़का कोई हुनर हासिल करे। जब भी उसको काम सिखाने की कोशिश की जाती तो उसको भी नज़रअंदाज करता या उसमें दिलचस्पी नहीं लिया करता। हाँ, एक अच्छी बात थी जो उसके अंदर मौजूद थी। इस लड़के ने बचपन से ही बांसुरी बजाना शुरू कर दी थी और हर आने वाले दिन के साथ साथ ये इतनी ज़बरदस्त बांसुरी बजाया करता था कि पूरे गांव में, बल्कि साथ वाले गांव में भी जब कोई शादी होती, कोई तकरीब होती या कोई फंक्शन होता तो सब चाहते थे कि वहाँ पे शामिल हो। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही थी और जब ये 17 या 18 साल का हुआ तो अक्सर ऐसा होता कि करीब के जितने भी 8-10 गांव थे, वहाँ के लोग इसको शादियों के लिए या बांसुरी बजवाने के लिए बुलाया करते थे। इसकी आदत थी कि अक्सर फारिग औकात में या मगरिब के बाद गांव के ऊपर एक टीला मौजूद था, उस टीले के ऊपर बैठता और वहाँ बैठ के बांसुरी बजाने लगता। अब जब वो उस टीले पे बैठ के बांसुरी बजाया करता था तो इस बांसुरी की जो आवाज़ थी, जो कि बहुत ही सुरीली थी, ये पूरे के पूरे गांव में सुनी जा सकती थी। वैसे ही सर्दियां चल रही थी और शायद दिसंबर का महीना था। रात के तकरीबन 6 या 7 बजे का टाइम था। ये उसी टीले पे या उसके करीब बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था कि एकदम से इसने देखा कि बाहर की तरफ से या सामने की तरफ से 2 लंबे लंबे से आदमी हैं जो बहुत काले से हैं, वो इसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही इसने उन आदमियों को देखा तो ये डर गया और ये सोचने लगा कि भला इतने लंबे लंबे आदमी कैसे हो सकते हैं। खैर, जैसे ही वो मज़ीद करीब आए तो करीब आने के बाद उन्होंने इससे कहा कि हमारे घर में हमारे एक अजीज़ की शादी है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और वहाँ चल के बांसुरी बजाओ और इसके अवज़ हम तुम्हें इनाम देंगे और इनाम के साथ साथ खाना भी देंगे। अब ये सुनने के बाद इसने बोला, ठीक है, आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि उठो और हमारे साथ चलना शुरू करो। तकरीबन आधे या पौन घंटे का रास्ता है और जब तुम वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर लोगे या बांसुरी बजा लोगे तो हम तुम्हें वापस भी यहाँ छोड़ के जाएंगे। खैर, ये उनके साथ हो लिया और तकरीबन 35 से 40 मिनट तक वो जो लोग थे वो आगे आगे चलते रहे, ये उनके पीछे चलता रहा और बिलाखिर जंगलों के बीच में से होता हुआ बिलाखिर ये वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे शादी चल रही थी। इसने देखा कि वहाँ पे सारे के सारे एक जैसे लोग हैं और इन सब के जो कद हैं वो तकरीबन 7 या 8 फीट के बराबर हैं।
इन सब के न सिर्फ मुंह लंबे लंबे हैं, बल्कि उन मुंह के ऊपर जो इनकी नाकें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसके साथ साथ इसने देखा कि उनके जो हाथ थे वो बाकायदा इस कदर लंबे थे कि उनके जो हाथ थे वो उनके अपने घुटनों तक बआसानी पहुंच रहे थे। खैर, इसने वहां पे जाके बांसुरी बजाना शुरू की और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये बांसुरी बजाता रहा। उसके बाद इसको खाना पेश किया गया और ये बताते हैं कि जब इसको खाना दिया गया तो उस खाने के अंदर दुनिया जहां की डिशेस मौजूद थी और वो जो खाना था वो इस कदर लजीज खाना था कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। काफ़ी देर तक ये पेट भर के खाना खाता रहा और जब इसने खाना खा लिया तो वही 2 आदमी जो उसको पिक करने आए थे या जो उसको यहाँ पे लेके आए थे वो इसके सामने आए और उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ वापस चलो। खैर, ये उनके पीछे पीछे चलता रहा और बिला आखिर आधे पौन घंटे चलने के बाद इसको अपना जो गांव था या वो जो टीला था जहाँ से उन्होंने इसको पिक किया था वो नज़र आने लगा। अब जैसे ही वो टीला नज़र आने लगा तो वो जो 2 लोग थे उन 2 लोगों ने इसको एक थैला दिया। इसने जब उस थैले को देखा तो उस थैले के अंदर बहुत सारे कोयले मौजूद थे और ये उनको अजीब निगाहों से देखने लगा और सोचने लगा कि इन लोगों ने बिलाखिर इसको कोयले क्यों दिए हैं। हालांकि मेरी और इनकी बात हुई थी कि मुझे पैसे देंगे या मुझे इनामात से नवाजेंगे। खैर, इसको गुस्सा आने लगा और इसने गुस्से में उनको कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे इनामात देंगे, तो आपने मुझे ये कोयले क्यों दिए हैं। इसके जवाब में वो दोनों जो लोग थे वो गुस्सा करने लगे और उन्होंने कहा कि शराफत से यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। अब वो 2 लंबे चौड़े लोग थे, उनको देख के ये वैसे ही डर चुका था। खैर, इसने वो थैला लिया और थैला लेके चुपचाप मायूसी के आलम में अपने घर आ गया। अब पुराने लोग थे, गांव के लोग थे, इनको कोयलों की भी ज़रूरत हुआ करती थी। खैर, ये जो थैला था इसने अपने घर में एक तरफ रखा और उसके बाद सो गया। ये बताते हैं कि जब सुबह ये उठा और उठने के बाद उसको एकदम से याद आया कि रात में इसके साथ क्या ज़्यादती हुई है, तो उसको दोबारा से गुस्सा आने लगा और ये सोचने लगा कि आखिर किस तरह के बुरे लोग थे कि मेरे साथ ऐसा किया। बहरहाल, ये उठा और उठने के बाद नाश्ते की तैयारी करने लगा। इसी दौरानिए में जब इसकी नज़र उन कोयलों की तरफ या उस थैले की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि उस थैले के अंदर से कुछ चमक रहा है। और जब उसने देखा कि कुछ चमक रहा है तो ये बड़ा हैरान हुआ। अब ये जैसे ही मज़ीद आगे बढ़ा या उसने थैले के पास जाके उसको देखा तो इसने देखा कि उस थैले के अंदर, जिस थैले के अंदर रात में कोयले मौजूद थे, इसके सामने उस थैले में बहुत सारे हीरे, बहुत सारे जवाहरात मौजूद हैं और वो चमक रहे हैं। पहले तो इसको यकीन ही नहीं आया, इसको लगा कि शायद ये ख्वाब देख रहा है। लेकिन जब इसने दोबारा से गौर किया और इसको यकीन हो चला कि ये जाग रहा है और ये हकीकत है, तो उसने थैली को दोबारा से देखा। और जब इसने दोबारा से उस थैली को देखा तो वाकई में उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात मौजूद थे। खैर, ये मिलने के बाद ये बहुत खुश था। इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल चुकी थी। और कुछ टाइम गुजरने के बाद जब इसने इस वाक़े का जिक्र मस्जिद के इमाम साहब से किया तो उन्होंने बताया कि जो लोग शादी में तुम्हें बांसुरी बजाने के लिए लेके गए थे वो आम लोग नहीं थे, वो बुनियादी तौर पे जन्नात की शादी थी। और ये जो इनाम या कोयले उन्होंने तुम्हें दिए थे वो उसका इनाम था जो कि तुमने बांसुरी
उनकी शादी में जाके बजाई थी।